आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम ही ब्रांड बना लिया। कैसे हैं सर? हैंडसम। ये लाइन कैसे? हेयर स्टाइलिस्ट मतलब क्या सोच के क्या नहीं बोलो उसको, हेयर स्टाइलिस्ट ना बोलो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हर चीज में गिनीज में आ सकता हूँ। मुझसे ज्यादा सेमिनार दुनिया में किसी ने की नहीं होंगे। मैंने एक दिन में 410 हेयर कट काटे, वो गिनीज में है। मतलब इतने बाल कटते हैं कि अगर मैं उसको पकड़ के ना रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने बाल कटते हैं। प्रोफेशन है मेरी, जो कॉम है ना, मुझे उसके लिए काम करना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करना। तो दर्शकों को कॉम का मतलब बताइए ना। जब आज़ाद हुआ हमारा भारत, तो मेरे दादा को ऑफर दिया गया था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप लंदन जाना चाहते हैं मेरे साथ में या स्टे करना चाहते हैं। तो कहाँ कहाँ बाल काटे हैं? जहाज में बाल काटे, ट्रेन में बाल काटे, एयरपोर्ट की पार्किंग में बाल काटे, रोड पे बाल काटे हैं। कैंची लेके चलते हैं क्या? नहीं, कैंची के जहाज के अंदर तो वो होती है ना कैंची। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार? पावर हाउस, एनर्जी हाउस, पावर। योगी जी के बारे में? वो तो मेरा वतन है, यूपी तो मेरा वतन है। बीजेपी के सरकार में मुसलमान खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। आपकी एज क्या होगी सर? 62 या 62। खाने में आप क्या खाते हैं, लोगों को बताया ना आप क्या खाते हैं? मैं वेजिटेरियन। मैं हूँ बालों का नाई का काम करने वाला। शैम्पू यूज कर लो, साबुन यूज कर लो, आपका बाल बाका नहीं होगा। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स, जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने जुनून और अपने मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम ही ब्रांड बना लिया। अब आप देखें, पूरे इंडिया में एक ही ऐसा नाम है जिन्होंने सीजर और कॉम्ब को ज़िंदगी में ही एक इस तरह से डाल दिया कि लोगों ने ना एक नाम को जो लोग सोचते थे कि हमको बाल कटाना है, कहाँ कटाएं, कैसे कटाएं, क्या करें, वो एक ऐसे आदमी से आपको मिलाता हूँ ना, जो वाकई आपको, उनकी उम्र तो छोड़ दीजिए, वो बात के बात करूँगा, लेकिन इतने हैंडसम, स्मार्ट, प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब जी। स्वागत है जावेद जी आपका बहुत बहुत मेरे इस चैनल द रंजीत टॉक्स में। कैसे हैं सर? हैंडसम। मैंने बोला ना आपको, हैंडसम। इस सर का डायलॉग है, जब भी कोई पूछता है कैसे हैं तो सर बोलते हैं हैंडसम। और मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं जो इतने पॉजिटिव होते हैं। जब भी बात करें, मैं सर से बहुत पहले एक बार मिला, मतलब 2 मिनट में मैं जान गया कि क्या क्या कमाल के आदमी हैं। रियली सर, वाकई मतलब मुझे मैं आपसे बात करके दिल से बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और मेरा अभी चैनल स्टार्ट हुआ है और आप आएँ, मुझे समय दिया, दिल से धन्यवाद। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और जब मैं काम कर रहा था लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं ट्राई करता हूँ कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि सब लोगों को कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर किसी की सक्सेस थी, उसने मुझे सपोर्ट किया, अगर मेरे पास सक्सेस है, मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू जावेद जी। अच्छा, मुझे बताएं, लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, आप ये लाइन कैसे? हेयर स्टाइलिस्ट मतलब क्या सोच के क्या नहीं बोलो उसको, हेयर स्टाइलिस्ट ना बोलो। हम सारे भारतीय हैं यार, भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हमें नाई का वर्ड यूज करना चाहिए। आई नो लोगों को शर्म आती नाई वर्ड यूज करते हुए। ये बात तो सही बोल रहे हैं, ये बात तो सही। नाई का काम है, बिकॉज मेरे दादा ने भी नाई का काम किया, रोड पे काम किया। जो रोड पे आप देखते होंगे नाई की शॉप, मेरे दादा ने ऐसा काम किया। मेरे फादर ने भी नाई का काम किया। मैं भी नाई का काम करता हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ, बिकॉज जो भी आपको नज़र आता है वो मेरी नाई की मेहनत है। ये बात तो सही है, मेहनत है। और हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि भैया जिसकी वजह से घर चलता है, प्राउडली बोलना चाहिए। तो जब आप इस लाइन में आए, खैर आपके 3 पीढ़ी इसमें, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन थी उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोगों को, बहुत कम लोग को पता होगा उनके बारे में। मेरे दादा ने ये प्रोफेशन लिया और उनको जॉब मिल जाती राष्ट्रपति भवन के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने ज्वाइन किया राष्ट्रपति भवन, जिसको प्रेसिडेंट हाउस भी बोलते हैं। उस टाइम इसको बोलते थे वाइसराय हाउस। अच्छा। उन्होंने उसको ज्वाइन किया है 37 में। 37 से लेके 72 तक ही वॉज वर्किंग देयर एज ए नाई। ठीक है, तो आप सोचो ना, 40 साल मेरे दादा ने कहाँ काम किया है। फिर मेरे फादर ने इस प्रोफेशन को लिया, उसके बाद मैंने प्रोफेशन लिया, जबकि मेरी पैदाइश वहीं की है।
63 की। तो वहाँ मैंने वहाँ टाइम गुजारा हुआ, कम से कम 7-8 साल गुजारे। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादा कैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, कैसे उनका बक्सा होता था, बॉक्स जिसके अंदर सारा रेजर होता था। मॉर्निंग में रेजर को कैसे शार्प करते थे, कैंची कैसे साफ करते थे, तौलिए कैसे, तो वो मुझे याद है। उनकी टोपी होती थी तो वो जाते थे। एंड यू नो ही यूज्ड टू वर्क 9 to 5 इन राष्ट्रपति भवन। तो मुझे उनकी यादें हैं। ऑफ कोर्स फिर मेरे फादर ने ज्वाइन किया, फिर मैंने ज्वाइन किया, फोर्सफुली ज्वाइन किया। लेकिन बाद में मैंने इसको एज ए प्रोफेशन लिया और मैंने इसको एज ए बिजनेस किया। तो पहले आपका मन नहीं था इसमें आने का? नहीं, पहले क्या सोचते थे आप? मैंने सोचा था कि मुझे करना होटल मैनेजमेंट। तभी मैंने JNU ज्वाइन किया, जहाँ मैंने जाके अपनी ग्रेजुएशन की फ्रेंच के अंदर। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था फ्रेंच के अंदर, एंड सडनली मुझे मेरे फादर ने धक्का मार के बाहर लंदन भेज दिया इसको कोर्स कराने के लिए। वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज होता है कि ये प्रोफेशन सच्ची में प्रोफेशन है और इसको लिया जा सकता है। वहाँ जाके माइंड चेंज हुआ है। तो मतलब नाई की ट्रेनिंग लेने आप लंदन गए? मेरे फादर भी नाई की ट्रेनिंग लंदन गए थे, तो मेरे फादर भी गए थे। और मेरे फादर को पता किसने हेल्प किया था, किसने स्पॉन्सर किया था? ये हैरानी की बात होगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मेरे फादर को स्पॉन्सर किया था फॉर एजुकेशन इन UK, इन लंदन। ग्रेट। क्योंकि मेरे दादा उनके बाल काटते थे। अच्छा। और जब आज़ाद हुआ हमारा भारत, तो मेरे दादा को ऑफर दिया गया था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप लंदन जाना चाहते हैं मेरे साथ में या स्टे करना चाहते हैं? तो मेरे दादा ने बोला नहीं, मेरा ये वतन भारत है, मुझे यहीं स्टे करना है। क्या आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे फादर, मेरे दादा स्टे बैक किया इस कंट्री में। वाकई जो है ना, वाकई सही बात बोले, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आपने जो नाम बनाया वो पब्लिक में नाम बना लिया, मैंने देखा। मैं सर जानना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कोई स्ट्रगल आया? ठीक है, आपके फादर एक थे, आपके दादाजी भी एक स्ट्रगल था कि करना क्या है। स्ट्रगल ये था करना क्या है, क्योंकि मुझे लगता है शायद कोई डायरेक्शन नहीं थी हमें। अगर JNU भी ज्वाइन कर लिया, वो भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करनी थी, लेकिन बनना क्या है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं शायद आई वॉज अबाउट टू बी सिलेक्टेड फॉर दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम ऑल्सो। अच्छा। मैंने वो भी खेला, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी, और शायद डायरेक्शन नहीं थी तभी मैं उसको पूरा कर नहीं पाया। लेकिन आई थिंक जैसे मैं बाहर पहुंचता हूँ लंदन में जाके, वहाँ मुझे डायरेक्शन मिली, क्योंकि वहाँ मेरे आसपास कोई था नहीं। सच्ची बात तो ये, वहाँ मैं अकेला था, मेरे फादर नहीं थे, मेरे मदर नहीं थी, मेरे भाई नहीं थे। तो वहाँ मुझे पता चला कि मैं अकेला हूँ, मुझे सब कुछ अकेला करना है। मैं अपने कपड़े वॉश करता था, जो हर इंसान करता है। मैं काम करता था, मैकडॉनल्ड में काम करता है, जो हर इंसान करता है। लेकिन मैकडॉनल्ड ने मुझे एक डायरेक्शन दे दी कि यस, हेयर ड्रेसिंग आपका प्रोफेशन है, सिस्टम मैं आपको देता हूँ। तो आई थिंक जो मैकडॉनल्ड का सिस्टम ने जो मुझे दिमाग में डाला, वहाँ से शुरुआत होती है जावेद रफ़ी की बनने की। अरे वाह। तो बिजनेसमैन कैसे बने? क्या सोच? मैं बिजनेसमैन हूँ नहीं, मैं बिजनेसमैन अच्छा, नहीं। लोग बोलते अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानते हैं? नहीं, मैं क्या है कि ये जो हमारा जो ट्रेड है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। शायद बिजनेस का पार्ट बन चुका है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैंने इसको नहीं लिया अभी तक। जावेद जी, आपके जो हबीब सैलून हैं, ये इंडिया में कितने हैं? ऑफिशियली 1000, अनऑफिशियल 10 से 15 लाख। मतलब अनऑफिशियल 15 लाख मतलब जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो मेरे साथ सर्टिफिकेट लेते हैं, जो मेरी पिक्चर लेते हैं, वो जाके अपने सालों खोल लेते हैं, नीचे लिखते हैं ट्रेन बाय जावेद हबीब, तो वो उसका नंबर कम से कम 10-15 लाख के करीब है। मतलब 1000 अपने हैं और 10-15 लाख अनऑफिशियल इलीगल सालों चलते हैं। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो। मतलब वो कमा रहे हैं बेचारे आपके नाम से। घर चल रहा है, घर चल रहा है। कमाना इज नॉट अ राइट वर्ड, राइट। घर चलना चाहिए। क्या बात है। ये तो आपको जो है ना, मुझे लग रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं हर चीज में गिनीज में आ सकता हूँ। अच्छा। सेमिनार में, मुझसे ज्यादा सेमिनार दुनिया में किसी ने की नहीं होंगे। अच्छा। ये गिनीज में आ सकता है। अच्छा। जितने बाल मैंने काटे हैं, मैं गिनीज में आ सकता हूँ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक दिन में 410 हेयर कट काटे, वो गिनीज में है। अच्छा। आप सोचो, हर चीज गिनीज में आ सकती है। और इतने बाल कटते हैं हमारी ब्रांड में हर साल। पता कितने बाल कटते हैं? 3 से 4 मिलियन हेयर कट हमारी ब्रांड में होते हैं। ये गिनीज में आ सकता है। इसका मतलब इतने बाल कटते हैं कि अगर मैं इसको पकड़ के ना रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने बाल कटते हैं। अच्छा। तो हर चीज गिनीज की है। और गिनीज की मतलब आप सोचो ना, नाई का प्रोफेशन गिनीज में चला गया पूरा का पूरा। लेकिन मैं रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचूं कि मुझे रिकॉर्ड बनाने नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरी जो कॉम है ना, मुझे उसके लिए काम करना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करना है। तो दर्शकों को कॉम का मतलब बताइए ना। कॉम का मतलब जो जिसके हाथ में कैंची और कंगा है, वो मेरी कॉम है।
10 को समझ गए? आप कुछ अर्थ मत निकालिएगा। सर का कौम का मतलब है कि जो नाई है एक्चुअल नाई, वो सर की कौम है। जिसके हाथ में कंगा एंड सीजर है ना, वो मेरी कौम है, वो मेरी सोसाइटी है। तो एक चीज बताइए, मैं जस्ट मेरे दिमाग में आया, कुछ रिलीजन के लोग बहुत कम हैं इसमें हेयर कट में, प्रोफेशन में कम है, इसका वजह क्या है? आई थिंक इंडिया का कल्चर, जबकि पहले था इंडिया का कल्चर। आई थिंक लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, क्योंकि वो जो स्टेटस है ना कि नाई का काम करता, लोग पैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, लेकिन वो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और मुझे इस चीज़ का अफसोस है यार। आई मीन जिसकी वजह से आप बड़े हुए, आप उसको छोड़ रहे हो, शर्म की बात है यार। तभी मैं क्या बोलता हूँ, मेरी कौम को जरूरत है। क्योंकि मैं आप सही बोला, मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जिनके फादर ये काटते थे। हमारे गांव में भी, हमारे गांव में घर में नहीं काटते, अब नहीं काटते, शर्म की वजह से। तो जिसके भी हाथ में वो जो हुनर है ना, कैंची कंगे का, वो मेरी सोसाइटी है, हमें उसके लिए काम करना है। अगर उसके लिए काम करेंगे ना, हमें अपने बारे में नहीं सोचना। लेट्स नॉट बी वेरी सेल्फिश। हो सकता है भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, जाओ अपनी जो सोसाइटी है, कौम है, उसको लुक आफ्टर कर लो बस, ताकि अगर उसको लुक आफ्टर करोगे ना, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। हो सकता है कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, जिस जनरेशन ने बाल काटना छोड़ दिया, लेकिन उसके बच्चे इस प्रोफेशन को ले लेंगे, ये बात पक्की है। तो क्योंकि रिस्पेक्ट मिल चुकी है। तो कैसे करेंगे? एजुकेशन, ओनली एजुकेशन। अगर आपने किसी भी प्रोफेशन को चेंज करना है, एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं। नो सपोर्ट ऑफ बॉलीवुड, नो सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन ले आओ। और अगर उस सिस्टम के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती ना, सोने पे सुहागा है। हमें ऐसे काम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप देखिए आज के समय सबको जरूरत है। 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है इंडिया में। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब अगर 10% इंडिया में है, तो दुनिया की 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कहीं पर। हमें समझना पड़ेगा कि है क्या ये प्रोफेशन है जो नीड बेस है। ये प्रोफेशन है, जब आदमी पैदा होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? बालों से। जब आदमी मरता है, उसके एंड भी बालों से होता है। आप सोचो ना, दुनिया का सबसे पहला प्रोफेशन बाल, नाई का काम। और दुनिया का लास्ट प्रोफेशन बाल, नाई का काम। बहुत बढ़िया बात आप बताएं, बहुत बढ़िया बात। तो मुझे लगता है कि इस पे काम सरकार को भी करना चाहिए। इस सरकार अपना काम कर रही है। सरकार, मैं नहीं बोल रहा हूँ सरकार काम नहीं कर रही, बिकॉज हमारे PM ने जो स्किल इंडिया, क्योंकि ये प्रोफेशन ना, अब या तो फिर ना, मैंने क्या बोला, जैसे आपने वर्ड बोला नाई पे हेयर स्टाइलिस्ट पे चले गए। आप समझ ना बात को? स्कूल तो गए नहीं, और हेयर स्टाइलिस्ट पे चले गए। हाँ, ये जो है ना, ये चीजें यदि वो ऐसा क्या हो कि कोई धंधा कोई काम छोटा नहीं होता है। ये आपकी सोच है, उसको छोटा या बड़ा बनाता है। और ये वाकई आप इसके लिए ना आइडल हैं कि आपने इस चीज़ को चुना और आज इस मुकाम पे हैं। मेरी जैसे अभी बात हुई थी, 1000 यदि आपके सैलून, मैनेज कैसे करते हैं इसको? मैनेज करते हैं थ्रू अ सिस्टम। हमारे मास्टर फ्रेंचाइज होते हैं स्टेट वाइज, उसको मैनेज करते हैं। देखिए, बिजनेस को ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले विजन चाहिए, फिर मिशन चाहिए। अगर विजन मिशन आ जाएगा, आई थिंक सिस्टम बन जाएगा, और जो सिस्टम बन जाएगा आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आई मीन इंडिया कंट्री नहीं है सर, कॉन्टिनेंट है 27 स्टेट्स का। तो यहाँ 27 कंट्री चलते हैं, और यहाँ का जो साइज है ना 140 करोड़, वो यहाँ की मार्केटिंग है। और उसमें से अगर 10% लोग भी, अगर आप उन्हीं को हैंडल कर लो, वही बहुत है आपके लिए। इसका मतलब पता क्या है? पूरा UK, पूरा जर्मनी की, पूरा फ्रांस की, तीनों कंट्री की पॉपुलेशन, वही आपके लिए बहुत है। आप क्यों बात करें 140 करोड़ की? आप बात करो 14 करोड़ की या 40 करोड़। इनको एजुकेशन में क्या मतलब, स्किल एजुकेशन, कैसा एजुकेशन है? स्किल एजुकेशन, बाल काटने का सिस्टम क्या होता है, स्टेप कट कैसे काटा जाता है, ब्लंट कट कैसे काटा जाता है, और जेंट्स कट कैसे काटा जाता है, तो वो स्किल चाहिए। आई नो अभी हमारे एजुकेशन पॉलिसी में है कुछ ऐसा, या अभी जो हमारे PM ने जो वो शुरू किया है हमारा स्किल इंडिया, उसमें हेयर ड्रेसिंग उसका पार्ट है। अच्छा, तो हेयर ड्रेसिंग उसका पार्ट है अभी भी। तो अभी शुरुआत हुई है। जैसे आप बता रहे थे कि हमारी जो एक फैमिली बाल काटती थी, नेक्स्ट जनरेशन बाल नहीं काटती। बट मुझे लगता है कि थर्ड जनरेशन बाल काटना शुरू करेगी। अच्छा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन आ गई है, उनके दिमाग में बात आ चुकी है कि छोटा काम नहीं है। वो छोटा काम नहीं है। जिस दिन आ जाएगा ना, आप अपना पुराना जो पुश्तनी काम है ना, आप उसको ले लेंगे।
ये आप सही बात है, ये बात सही बोल रहे हैं कि यदि जो है ना आने वाला मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन है इसके बाद वाला वो आएंगे, पक्का लेगी। हाँ। क्योंकि तब तक ये प्रोफेशन इतना आगे बढ़ चुका होगा ना। पता है इसका आंसर क्या? मैं आपने एक कोर्स किया, मेरे यहाँ से कोर्स किया, चलिए कोर्स कर लिया आपने 30,000 रुपए का, 3 महीने का कोर्स किया आपने, 30,000 रुपये पे किए। नेक्स्ट 3 महीने में वो 30,000 आपने जो इन्वेस्ट किया था ना, कमाल हो गए। अच्छा। आप सोचो कि 6 महीने के अंदर आपका ROI वापस आ गया। अच्छा, पता दुनिया में इससे अच्छा क्या काम मिलेगा? क्या काम मिलेगा? और सिर्फ सैलरी नहीं होती, इसमें इंसेंटिव होता है, इसमें टिप्स होता है। हाँ, टिप्स भी है। तो 30,000 रुपये लगाए और 30,000 वापस भी आ गए, कम से कम बात कर रहा हूँ मैं। और कितने टाइम के अंदर? सर 3 महीने में कोर्स हो गया। अब डॉक्टर बन रहे हो, MBBS करोगे 5 साल में, MD करोगे 2 साल में, 7 साल, और यहाँ 7 साल में तो आपका घर बन जाएगा, यहाँ घर बन जाएगा। ये ठीक बात बोला। तो आप आपकी मैंने सुना आपका खुद का हमारे 70 एकेडमी चलते हैं हम लोग। 70 किस नाम से है? जावेद हबीब। जावेद हबीब हमारा चीज ब्रांड जावेद हबीब चलता है। अच्छा, जावेद हबीब एजुकेशन के हमारे सेंटर चलते हैं। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि आप उनको बताएं कैसे आपके यहाँ किसी को एडमिशन लेना हो तो किस तरह से क्या क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, आपने अपनी सिटी चूज कर लीजिए। सिटी चूज करने के बाद में अगर आप फ्रेशर हैं तो लंबा कोर्स कीजिए, अगर आप पहले इस प्रोफेशन के पार्ट हैं तो छोटा कोर्स कर लीजिए। अब जाके हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जितना भी एजुकेशन होता है वो वेबिनार के थ्रू होता है बॉम्बे से, तो रोज़ क्लासेस होते हैं फ्रॉम बॉम्बे। एंड देन हर एकेडमी के अंदर एक टीचर होता है, फैकल्टी होता है जो आपको उसकी प्रैक्टिस कराता है। तो इससे वेल डिज़ाइन कोर्स है जो आपको प्रोफेशन बना देगा। अच्छा, मतलब इतना किसी ने सोचा नहीं है कि हमने अपनी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया थ्रू वेबिनार एजुकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तो मार्केटिंग की स्किल बहुत है, मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको। क्या मतलब मार्केटिंग स्किल ऐसी हाई कहाँ से आपको? ये मतलब इस लाइन से मार्केटिंग में ये लोगों ने सिखा दिया। अच्छा, लोगों ने सिखा दिया। देखिए हर स्टेट का, हर सिटी की अपनी डिमांड है। आई थिंक वो जो एजुकेशन हमें जो दे रहे हैं ना, आप उसको एज ए मार्केटिंग वापस कर देते हैं। मार्केटिंग कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि जितने सर पे बाल हैं इतने मार्केटिंग आइडिया होने चाहिए। अच्छा आपके पास बताइए ना कोई आइडिया। आई थिंक मैंने अपने आप को सैलो ब्रांड नहीं बनाया, नंबर 1। लोग इसको 2 ब्रांड बनाते थे मुझसे पहले, बनाते थे सैलो ब्रांड और कॉस्मेटिक ब्रांड। लेकिन किसने एजुकेशन बेस्ड ब्रांड नहीं बनाया, तो मैंने इसको बनाया एजुकेशन बेस्ड ब्रांड। वो डिफरेंस था। तो मैंने वहां कुछ बेचा नहीं, मैंने क्या किया, मैंने स्किल बेची। स्किल दे, और जब स्किल बेच देते हैं ना आप, सबके घर चलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कॉस्मेटिक बेच के आप घर नहीं चला सकते। कॉस्मेटिक कब तक बिक रही है? 2 साल बिक रही है, 3 साल बिक रही है, लेकिन स्किल तो कभी खत्म। जब तक आप जिंदा है ना, अगर स्किल आपके पास है, आप भूखे नहीं मरेंगे। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। मैं तो जैसे डॉक्टर और नाई 2 लोग को ऐसा प्रोफेसर मानता हूँ कि उनके पास कलम मिल जाए, वो कहीं पे भी जो है ना वो कर देंगे, और इनको कैंची और वो मिल जाए। लेकिन डॉक्टर के पास तो जब जाओगे जब बीमार होते हो। हाँ, लेकिन हेयर ड्रेसिंग में क्या होता है कि आपको तो हर महीने बाल कटाने पड़ते हैं। हर महीने तो मतलब आपको नाई के पास ज्यादा जाना होता है देन डॉक्टर। ये ठीक बात बोले, ये बात सही बोले आपने जो है ना। मैंने ना कई बार देखा है कुछ उसमें कि आप कहीं भी मतलब आपको शर्म नहीं आती, कहीं पे भी आप बाल काट देते हैं किसी का। वो मेरी पहचान क्या है? वो आप कैसे मतलब इतना कैसे आप इतने देखिए कॉमन आदमी जैसे मैं देखता हूँ आपको, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कॉमन आदमी जैसा। मैंने कुछ वीडियो देख रहा था आपका, वो 2 भाई वाला, क्या है, क्या पूरी स्टोरी बताया ना। होता क्या है कि देखिए मेरी पहचान है कैंची, और हर इंसान का एक ड्रीम होता है। हमारे इंडिया में, भारत के अंदर एक ड्रीम है कि एक बार जावेद हबीब मेरे बालों को हाथ लगा दे या काट दे। तो अगर उसकी एक ख्वाहिश है, मुझे पूरी करनी चाहिए। तो अगर मुझे कोई मौका मिलता है, मैं ट्राई करता हूँ मैं मैक्सिमम लोग के बाल काटूँ। अभी जैसे कभी कभी रोड के ऊपर कुछ सालों चल रही होती है, मैं उनसे जाके मिलता हूँ, क्या करते हो, कैसे करते हो। अगर इनको कटिंग शीट नहीं, मैं उन लोगों को कटिंग शीट देता हूँ, कैंची नहीं कैंची देता हूँ, टॉवल देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बाल भी कटवाता हूँ। क्योंकि मैं फील करना चाहता हूँ कि एक टाइम में मेरे दादा भी ऐसे बाल काटते थे। वो कैसे बाल काटते थे? क्योंकि मैं अपने रूट्स को भूला नहीं हूँ, मैं अपनी औकात भूला नहीं हूँ। तभी मैं ओपनली बोलता हूँ ना, मैं नाई का काम करता हूँ यार। मेरे लोग जितनी मॉडर्न हो, जितनी फैशनेबल हो, जितना हीरो वाली हो, जितनी सक्सेसफुल हो, लेकिन एक ही वर्ड है सबसे पहले, नाई पहले, सब बाद में। सब बाद में। तो कहाँ बाल काटे हैं, किसे काटे? मैंने जहाज में बाल काटे। अच्छा। चॉपर के पीछे बाल काटे, ट्रेन में बाल काटे, एयरपोर्ट की पार्किंग में बाल काटे, रोड पे बाल काटे हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बाल नहीं काटे मैंने।
तो कैसे मतलब कैंची लेके चलते हैं क्या? नहीं, कैंची के जहाज के अंदर तो वो होती है ना कैंची, फर्स्ट एड वाली कैंची होती है जो, अच्छा, जो फर्स्ट एड में, जो मोड़ी होती है फर्स्ट एड में। हाँ, बाकी जगह तो कैंची मिल ही जाती है। कंघा मेरे बैग में होता है, हाँ, काटता हूँ। मुझे शौक है कि मुझे बाल काटना चाहिए। अगर और किसी की ख्वाहिश है मुझे पूरी करनी चाहिए, उसका ड्रीम है ना यार, ड्रीम है। और अगर मुझसे मिल गया है, मुझसे मिलने के बाद में उसकी दो चीज़ें होंगी, सर जी मेरे बाल ना टूटे और मेरे थोड़े बाल काट दो, यही है ना, वो पूरी कर देते हैं। बाल टूटने वाले पे मुझे ध्यान आया, मैं एक बार जावेद भाई से मिला कहीं एयरपोर्ट पे, तो मैं जो है मेरे बाल ठीक अच्छे थे, चल रहे थे, लेकिन झड़ रहे थे कुछ ऐसा। तो एक क्या हुआ, एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि सामने एक आदमी आया और इनसे सेल्फी लेने लग गया। तभी जो है इन्होंने उसके बाल पे ध्यान दिए, बोले कि जो ना तुम तेल लगाया कर 5 मिनट पहले। वो है क्या वो, अच्छा, मैं जब से वो लगाना शुरू किया ना, मैं 365 दिन में से लगभग पूरे दिन तेल लगाता हूँ और शैम्पू करता हूँ। वो आपकी बात से जो है ना, मैं तो कहूँगा मेरे बाल बचा दिए हैं। ये है क्या, इसमें क्या साइंस है, क्या है बताए नहीं? साइंस क्या नहीं है। हमारा जो भारत है, यहाँ पोल्यूशन बहुत है, यहाँ हीट बहुत है, यहाँ डस्ट बहुत है, और ये क्या होता है कि ये ना एक तरह का डेंडर बन जाता है, जिसको हम लोग रूसी बोलते हैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर। और जब रूसी बनती है ना, जो बालों का पॉइजन है, और जब पॉइजन बनेगा तो बालों को खत्म करेगा, बालों को ग्रे करेगा। तो अगर मैं रूसी निकाल दूं, और रूसी कैसे निकलेगी? कोई केमिकल से तो निकलेगी, पानी से निकलती है। दुनिया में 80% पानी है ना, और दुनिया में 80% जो पानी है ना, वो मुझे लगता है दुनिया की हर चीज का इलाज पानी है। पानी, अगर कुछ जल जाता पानी डालो, सही बात, सफाई करनी पानी डालो, खुजली मस्ती पानी डालो। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पानी सर पे डाल लो ना, थोड़ा साफ करने के लिए थोड़ा साबुन यूज कर लो, या शैम्पू यूज कर लो, या रीठा यूज कर लो, जो आपको यूज करना करो, लेकिन सफाई रोज करो। तो शैम्पू क्या डेली करने से कोई नुकसान तो नहीं? क्यों, दांत धो रहे हो ना, मुंह धो रहे हो ना, तो अगर आपके दांत नहीं टूट रहे, आपकी आईब्रो नहीं टूट रही, आपके यहाँ के बाल सफेद नहीं हो रहे, इसका मतलब पानी में कितनी पावर है। आप उसको धो सकते, क्योंकि जो बॉडी का ऑयल निकल रहा है ना, वो चिपक रहा है पसीने की वजह से, और जो चिपक रहा है ना, हमारी बॉडी ब्रीथ नहीं कर रही। जब ब्रीथ नहीं करेगी तो बाल खराब हो जाएगा। तो इसको पूरा बताएं ना, जैसे कि मैं नहाने के पहले, मैं तो करता हूँ, मैं चाहूँ कि आप बताएं दर्शकों को कैसे बाल गीले करेंगे। गीला करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तेल यूज करो। कौन सा तेल यूज करोगे? जो आपके घर में हो। मिट्टी के तेल को छोड़ के बाकी कोई भी तेल यूज कर लीजिए, पेट्रोल छोड़ के। तो पहले बाल गीले करेंगे, बिकॉज उसका रीजन ये, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता, तो आपका बाल गीला होना जरूरी है। तो पहले बाल गीला किया, फिर आपने तेल लगाया। कौन सा तेल लगाओ? हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ सरसों ज़्यादा होती है, भगवान ने कुछ सोच समझ के सरसों दी है, तो सरसों यूज़ करो। उसके बाद में अगर आपके बाल थोड़े लंबे, थोड़ा कंघा कर लो। कंघा करने के बाद में फिर क्या करोगे आप लोग? उसको 5 मिनट छोड़ दो और फिर धो दो। धोने के लिए क्या यूज़ करना है आप यूज़ कर लीजिए। मैं धोने के लिए नहीं बोल रहा कि महंगा शैम्पू चाहिए, जो आपको यूज़ करना कर लीजिए। बस एक कंडीशन है, बाल साफ होना चाहिए। और जितना बाल साफ होगा ना, जब तक जिंदा है ना, बाल नहीं टूटेगा। भगवान ने कोई सोच समझ के बाल दे के भेजा है ना, तो वो कह रहा है बाल लेके ऊपर भी आओ ना। ठीक बात है। वैसे जो आपको देख के, आपकी एज क्या होगी सर? मैं दर्शकों को चाहूंगा कि एक बार जाने। 62 या 62 मेरी रियल एज है ये, और 62 में हो चुका हूँ। अच्छा, तो मैं 63 में चल रहे हैं। आपके बाल भी वैसे ही हैं, बाल भी ऐसे, आपकी स्किन भी वैसी, आप फिट भी वैसे ही। मेरी स्किन ऐसे रहने वाली है, मेरे बाल भी ऐसे रहने वाले। ये तो बाबा रामदेव जैसे बोलते हैं ना कि मैं 100 साल तक ऐसे रहूंगा। मैं तो 100 साल जीने वाला हूँ बालों के साथ, वो भी आज से। वो भी आज से। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो हमारी हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। वो हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है, हमारे बालों पर रिफ्लेक्ट करता है, हमारी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ हमारी क्या बोलती है कि लाइफ को जीते हैं, लाइफ का रोमांस करते हैं, लाइफ को ना सच्ची में जीना सीखते हैं। क्या रो रहे हैं? रोने आए क्या? मैं आपको पॉजिटिव देखता हूँ हमेशा, जब भी मिलता हूँ पॉजिटिव। इतना कहाँ से एनर्जी और कितना ऐसे कैसे लाते हैं? क्या यही वजह है क्या? बिकॉज सुबह उठा था सो के, नया पैदा हुआ आज। जब नया आदमी पैदा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब सुबह आदमी सो के उठता है ना, उसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है ना, और शाम तक वो ना, जैसे वो नहीं होती गुड़िया होती है या कोई टॉय होता है, उसमें चाबी भर देते हैं। तो जब हम सुबह सो के होते हैं, चाबी भर देते हैं, भगवान ने चाबी भरी हुई है, और वो चाबी जब तक खत्म नहीं होगी ना, एनर्जी उसमें रहती है।
तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने को चाय भरता हूँ कि आज मैं सुबह पैदा हुआ था और मुझे शाम तक ऐसे ही रहना है, ऐसे ही और हंसते हुए रहना है। धन्यवाद। वैसे मैं बताऊं, आपने थोड़ा देर पहले बोला था कि मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, वाकई हैं आप। मैंने देखा है कि कई बार सुना हूँ लोगों से कि आप एक बार जिससे मिल लेते हैं तो फिर वो आपका कायल हो जाता है। क्या आप हिप्नोटाइज करते हैं, क्या करते क्या है? दोस्त देखिए, क्या मतलब ऐसा लाइफ में देखिए, भगवान ने हमें नीचे भेजा है, अकेले रहने के लिए भेजा है ना, सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए भेजा है। और सोसाइटी के अंदर अगर हम सब लोग मिलकर कोई ना कोई रोल प्ले कर लें, कुछ तो अच्छा होगा। अकेले रहेंगे क्या? शादी भी तो होती है, बच्चे भी तो होते हैं, माँ बाप भी तो होते हैं, पड़ोसी भी तो होते हैं। तो दुनिया में एक एक इंसान है ना, सबको सपोर्ट करते हैं। सिंपल आंसर है उसका। और एक भाई, अगर और दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बात सही, दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हर आदमी दोस्त नहीं होता आपका, लेकिन हम लोग दिल से ट्राई करते हैं। जैसे मैं दिल से ट्राई करता हूं, आई वॉन्ट टू बी जेन्युइन फ्रेंड। उसमें सक्सेस हिंड्रेंस नहीं है कि मैं सक्सेसफुल बन गया, सब मेरे दोस्त हैं, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, वो नहीं चलेगा। मैं सबका दोस्त हूं, वो मेरे दोस्त हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रांड बनने के बाद आप ब्रांड हूं नहीं मैं, दुनिया मानती है मैं ब्रांड हूं नहीं। फर्क कितना ब्रांड है? नहीं हूं, ब्रांड आप इसलिए जब नहीं आप हूं, ब्रांड नहीं थे और बने। नहीं मैं ब्रांड इसलिए नहीं हूं बिकॉज जो मेरी ये सोसाइटी, जो मेरी कॉम, जो हेडरेसर, जो नाइक कॉम है ना, ये बहुत बड़ी है। और उसको ठीक करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, मैं ब्रांड के लिए काम नहीं कर रहा हूं। अगर वो ठीक हो जाएंगे, आई थिंक सबसे अच्छी चीज वो है। ब्रांड तो लोगों ने बनाई है ना, ब्रांड मैंने नहीं बनाई। मैं तो मेरी ब्रांड क्या है? ये जो हाथ चल रहे हैं ना, इसको ठीक चलाओ, और जब ठीक चलेंगे ना तो रिस्पेक्ट देंगे। तो ब्रांड कहाँ है? ब्रांड पता क्या है? उस सोसाइटी को ठीक करना, वो ब्रांड है। सही बात बोला, सही बात बोला। तो आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या प्लान है? जब तक हाथ चलेंगे बाल काटेंगे, जब तक हाथ चलेंगे नाई के प्रोफेशन की बात करेंगे, जब तक हाथ चलेंगे नाई सोसाइटी की बात करेंगे, जब तक हाथ चलेंगे नाई प्रोफेशन को आगे लेके जाएंगे, और जब तक हाथ चलेंगे ना, नाई की एजुकेशन देंगे लोगों को। और ये जो एजुकेशन है ना, ये मेरी सोसाइटी को सपोर्ट करेगा, और जब सपोर्ट करेगा ना, इसके साथ जो जुड़ेगा ना, वो अपना ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा। आई थिंक ये करना हम लोगों को। आपने कौन कौन से सेलिब्रिटी का काटा है बाल? मेरी चेयर पे जो बैठ जाए उसको फील कराओ, उससे अच्छा कोई नहीं, उससे हैंडसम कोई नहीं, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं। लेकिन एक चीज़ पूछना था, मेरे दिमाग में था जब मैं कभी बाल कटाने गया कुछ करने, मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग करते क्यों हैं। जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है, वो जैसे ही आप बाल काटना शुरू करेगा, क्या उनको ट्रेनिंग देते हैं या क्या, कैसे करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं पूरी? नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। वो पूछेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा। जैसे बाल कटेगा तो आपके बाल थोड़ा पतले हैं, आपके जो है ना बाल झड़ रहे हैं, या आपके स्किन में ये ऐसा बोलते हैं, ये मार्केटिंग है। क्या डरा के उससे कमाना चाहते हैं लोग, या उसको, मैं सोचता हूँ उसकी बड़ाई करो ना, तभी वो जावेद अभी नहीं बन पाए। राइट, ये आंसर है उसका। जस्ट बी जेन्युइन। देखिए, किसी के अगर हल्के बाल हैं, भगवान ने दिए हैं, किसी के कर्ली बाल हैं, अल्लाह ताला ने दिए। मैं उसको सिर्फ ठीक काट रहा हूँ, मैं उसकी बुराई क्यों करूँ? तो अगर मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेचना है। इट्स अ कमर्शियल वर्ड, राइट। अगर आपके पास हाथों में पावर है ना, स्किल है ना, वो सीधे बाल हो ना हो काटने आने चाहिए। अगर बाल ज्यादा होंगे तो ग्रूम हो जाएंगे, अगर बाल कम होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। ये है स्किलिंग, ये स्किल है। आपको यदि कहा जाए 2 मिनट में किसी का बाल काटने के लिए, तो क्या, कौन से स्टाइल ऐसा है? बहुत सारे, बहुत ज्यादा है। अच्छा, 2 मिनट ज्यादा है? 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है। सिस्टम होता है, सिस्टम में 1 मिनट में बाल कट जाता है। आपने सबसे फास्ट कितने देर में बाल काटा है, सेकंडों में? मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था आज से 25 साल पहले, बल्कि 25-27 साल पहले बनाया था। अच्छा। मैंने काटे थे 410 हेयर कट किए थे 24 घंटे में। अच्छा। जब मैं नया था इस प्रोफेशन में, फ्रेश, वो जो 410 उस टाइम मैंने जो काटे थे ना,
आज मैं उसको कम से कम 1400 कर सकता हूँ। 1400 हेयर कट 24 घंटे में 1400 हेयर कट? 1400 हेयर कट कर सकता हूँ मैं। तो अब आप खुद ही कर लीजिए कैलकुलेट, मतलब 1-1.5 मिनट पर हेयर कट। लेकिन वो पता पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? हाँ। बिकॉज मैं बाल काटता हूँ एज ए साइंटिस्ट, हाँ। एज ए हेयर साइंटिस्ट। तो उसमें टाइम नहीं चाहिए, उसमें क्या होता है आपको फील चाहिए बाल काटने की, बाल काटने की फील चाहिए बस। सही है। तो आश्चर्य 1400 तो मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं बनाने ना। वो उस टाइम बन गया। नहीं, उस टाइम पता क्यों बन गया? मैं बताता हूँ। एक मूवी चली थी शोर। हाँ। उस टाइम चलता था दूरदर्शन, तो हर संडे को मूवी आती थी। तो वो मूवी आई शोर। तो शोर के अंदर क्या था, राजेंद्र कुमार ना साइकिल चलाता 24 घंटे। तो हमने सोचा बाल काट लेते 24 घंटे, पर ऐसे आइडिया आ गया। अच्छा। और वो आइडिया ने काम किया। आइडिया ने काम पता क्यों किया? कि रात को कौन आएगा बाल कटवाने के लिए। तो हमने उसको अच्छी तरह प्लान किया। अपने जो दोस्त थे उनको सबको अपॉइंटमेंट देते रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अच्छा। और जब मैंने बाल काटना खत्म किया, क्योंकि कोई बेंचमार्क नहीं था, 410 हेयर कट हो चुके थे और कम से कम 50 लोग और बैठे थे। और मैंने अपनी टीम को बोला इनको भी काटते सारे बालों को। वो थक गए थे, मैं नहीं थका था। अच्छा। ये बात होगी, मैं बात कर रहा हूँ 93 की, तो मैं बात करूँ 27 साल पहले। इनफैक्ट ज़्यादा तो आइडिया है ये। हाँ, ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो गया। आइडिया होते हैं। आइडिया पता है क्या होता है? आइडिया का ना कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो आपने लगातार 24 घंटे काटे? 24 घंटे बाल काटे। उस मूवी का जो बता रहे हैं उसमें तो साइकिल पे चलता रहता है, वहीं नहाता रहता है, टॉवल वहीं चेंज करता रहता है। मैंने सिर्फ ऑरेंज खाया था, बस सिर्फ ऑरेंज? सिर्फ ऑरेंज खाया था, मुझे इतना पता, कोई खाना नहीं था। नॉन स्टॉप बाल काटे थे 24 घंटे। नहाया तो 24 घंटे तो नहाने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर सुबह तैयार होकर स्टेज पे आया था तो मुझे शैम्पू करने की जरूरत पड़ी नहीं। आश्चर्य है। तो वो रिकॉर्ड बन गया, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए वो काम नहीं किया था। वो ऐसे ही कर लिया था मस्ती के अंदर। मैंने बोला रोमांस के लिए कर लिया, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, यू शुड हैव अ ट्राई माइंड। चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, कुछ तो नई चीज़ निकलेगी। एक किसी का मैंने सुना था पैर कटा हुआ था, उसका आपने बाल काटा था, क्या है मतलब क्या? वो ये था कि मैं कानपुर में था, तो मैंने देखा कि एक हैंडीकैप आदमी है, मेरे प्रोफेशन के ही है, बेचारा बाल काट रहा है, लेकिन उसकी टांगे नहीं थी। तो मैं इससे जानना चाह रहा था वो बाल काटता कैसे। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे अपने बाल कटाए। और वो बाल कैसे काटता था, वो ना चेयर घुमाता रहता था, यूँ चेयर घुमाता था। अच्छा। एक जगह बैठ के बाल काटता था। अच्छा। तो मैं सीखना चाह रहा था वो बाल काटता कैसे। तो पहले उसने मेरे बाल काटे, फिर मैंने उसके बाल काटे। फिर उसकी एक नई स्टोरी बन के आई थी, 2 भाई, दोनों का सेम प्रोफेशन। चलो देखिए, मैंने बताया ना, ये जो हेयर ड्रेसिंग कॉम है ना, हेयर ड्रेसिंग सोसाइटी है, ये नाई की बिरादरी है, या सेन बिरादरी है, सलमानी बिरादरी है, इनको सपोर्ट चाहिए सर। इनको सपोर्ट चाहिए सर। पॉलिटिक्स में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स में ऑफकोर्स मेरी अपनी पार्टी का पार्ट हूँ, बीजेपी का पार्ट हूँ मैं। बट डेफिनेटली मैं उसका पार्ट क्यों बना, मैं चाहता था कि जो मैं मिशन पे काम कर रहा हूँ उसमें मेरी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तभी मैंने इसको ज्वाइन किया। और आई एम हैप्पी आई एम ए पार्ट ऑफ देम। एंड एक्टिव पॉलिटिक्स मेरा शायद मिशन नहीं है। मेरा मिशन तो एक ही है, वो स्किलिंग है। तो मिशन मेरा नहीं है। तो सरकार अभी सपोर्ट कर रही? ऑफ कोर्स करती है। देखिए, हमारा जो स्किल इंडिया के अंदर हमारे इस प्रोफेशन का जो सिलेबस बनाया है वो मैंने क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड आई नो वन थिंग कि हम लोग शायद मिलजुल के विद द सपोर्ट ऑफ माय गवर्नमेंट विल हेल्प देम अ लॉट। वी आर हेल्पिंग देम अ लॉट। मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार? पावर हाउस, एनर्जी पावर, एंड भारत को चेंज करने का एक माइंड है ना, बहुत ज़रूरी है वो। अगर वो हर इंसान के दिमाग में आ जाए ना, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। पावर हाउस मतलब लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं? ऑफ कोर्स लग रहा है। अगर आज 3rd टर्म चल रही है, काम तो कर ही रहे हैं। नज़र तो आ रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है। आई थिंक वो जो मिशन था स्वच्छ भारत, आज देखो ना, आज को आपको डस्टबिन नज़र आते हैं, लोग इसमें डालते हैं। इसने टाइम तो लिया, लेकिन गलियां तो साफ हुई। देखिए, जो भी इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है। योगी जी के बारे में? वो तो मेरा वतन है, यूपी तो मेरा वतन है। अच्छी है, मेरा वतन है, अच्छा चल रहा है, साफ सुथरा है, रोड है वहाँ पर, हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब सेफ्टी बहुत हो गई है। तो मेरा वतन है, अगर वतन मेरा साफ सुथरा है, क्राइम लेस है, आई फील गुड। क्योंकि मैंने देखा कि एक टाइम था वहाँ पर
लाइट नहीं आती थी कभी, रोड नहीं होते थे, क्राइम रेट था, साफ सुथरा है। हमें क्या रोड बनाए? एक टाइम के अंदर यूपी के रोड सबसे पीछे थे, सबसे आगे अब। कभी मिले योगी जी से? नहीं, मैं कभी मिला नहीं, बट ऑफ कोर्स मिलना चाहूँगा मैं, जब भी मौका मिलेगा। मेरे को ये बताएं कि जैसे आज के समय में लोग जो हिंदू मुसलमान वाली बातें करते हैं, आप उसको मानते हैं? भारतीय हम लोग, हमारा रिलीजन भारत है, इसके सिवा कुछ नहीं है, हम सब भारतीय हैं। इतना सोचना नहीं चाहिए, काम करो ना। सिर्फ जब काम करोगे ना, आप जाने जाओगे, आप इन चीज़ों से जाने नहीं जाओगे कभी भी। मैंने महसूस नहीं किया, मैं इंडिया का पार्टी हूँ ना। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार में या बीजेपी की सरकार में मुसलमान खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। हाँ। मेरी 150 सिटी में सालों चलती हैं और 27 स्टेट में चलती हैं। मेरा 90% क्लाइंटेल तो हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदुस्तानी है। मेरे यहाँ जितने वर्कर काम करते हैं सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम नहीं है सर, हिंदुस्तानी हम लोग सारे। जो मेरे दादा को ऑफर दिया गया था कि आप लंदन जाना चाहोगे या पाकिस्तान जाना चाहोगे, पता उन्होंने क्या बोला था? ये मेरा वतन है। गए नहीं थे छोड़ के। नई बात बताई आपने। छोड़ के नहीं गए थे मेरा दादा। ऑफर थी उनके पास में। क्या बात है। अभी तक आपने कितने लोगों के बाल काट चुके होंगे? ओहो, कितने लोगों के बाल काट चुका हूँगा? इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन के बाल मैंने नहीं काटे, लेकिन मेरी ब्रांड ने बहुत बाल काटे हैं। अगर हम लोग 30-40 लाख हेयर कट करते हैं, 30-40 लाख हेयर कट, चलिए 25 लाख लेके चलते हैं, 25 लाख इंटू 25 साल कर लेते हैं, 2.5 करोड़। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। 2.5 करोड़ लोगों के बाल काटे मैंने। मुझे तो 140 करोड़ लोगों के बाल काटने। अभी अभी आपकी सैलून है 2.5 करोड़, तो इतना स्कोप है अभी। आपके ब्रांड इंडिया में है, बाहर भी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी सैलून सिंगापुर में थी, कीनिया में थी, लंदन में थी, बट आई थिंक आफ्टर कोविड मैंने अपने आप को फोकस किया सर इंडिया के अंदर। मैं सोचता हूँ कि इंडिया के अंदर अभी जो हमारी 1000 शॉप चलती हैं, ये अगर हम लोग 2000, 3000, 5000, 10,000 कर लें, यही नंबर है ना। मैं क्यों जाऊँ? मैं कीनिया क्यों जाऊँ, जहाँ की मुझे लैंग्वेज नहीं आती, जहाँ का मुझे बाल काटने का सिस्टम नहीं आता? मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं लंदन क्यों जाऊँ? उन भारतीयों के लिए जो सिर्फ वहाँ की 9% पॉपुलेशन है, उनके लिए जाऊँगा इतना दूर में। क्योंकि वाइट तो कभी हमारी ब्रांड में बाल कटाएगा नहीं। भारतीयों के लिए मैं वहाँ जाके खोलूँगा, वो भारतीय यहीं आ जाओ। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होता है कि मेरी लंदन में शॉप चलती है। यहीं इतना बड़ा स्कोप है। इतना बड़ा स्कोप है। मेरी 10 जनरेशन लग जाएगी ना, तब भी इतने बाल नहीं कट पाएंगे। अच्छा, एक बताइए, आपके सैलून में जो बाल कटते हैं वो क्या करते हैं बाल को? हम तो फेंक देते हैं, लेकिन वो बाल कटे वाले जो बाल होते हैं ना, उसकी भी बहुत आप उसको क्यों नहीं इसको यूज करते? हमने सोचा नहीं कभी। वैसे पता उसका रेट क्या चल रहा मार्केट में जब लोग लेके जाते हैं? 5000 रुपीज पर kg। ओह माय गॉड। मतलब आप सोचो कि आपने बाल जो काटे, आपने उसके पैसे लिए, और जो बाल नीचे पड़े हुए हैं आप उसके भी पैसे ले रहे हो। तभी इसको पता क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड है। सर पे बाल हैं तब भी पैसा है, नीचे गिरा हुआ तब भी पैसा है, और सर पे बाल नहीं तब लगवाने का तब भी पैसा है। अब सोचो ना कौन सा प्रोफेशन है जिसमें हर जगह पैसा ही पैसा। गन्ना है, गन्ना क्या होता है? जब तक वो बिल्कुल जल ना जाए उसमें पैसा बनता है। तो जब तक बाल खत्म ना हो जाए तब तक उसमें पैसा है। तो एक बिजनेस तो हो ही सकता है। आपकी इतने हजार हर चीज बिजनेस है। 1000 जो है सैलून है, डेली कम से कम 10 किलो तो निकलते होंगे। मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, बट आई थिंक बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बाल कटे होते हैं उसको लेके जाती है, एंड दे पे अराउंड 5000 रुपीज पर kg। अब सोचो ना कि वो जो बाल कटा नीचे वेस्ट है, 5000 रुपये पर किलो बिकता है। वो बिकता है। अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट और ये सब आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? सही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। जैसे अगर आपने हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, यू नीड अ गुड डॉक्टर। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना, आपको यू नीड अ गुड डॉक्टर, बिकॉज है तो सर्जरी। अगर कोई उल्टा सीधा हो जाएगा, गो टू अ गुड प्लेस,
go to a good people, go to a good doctor. बहुत सी सेलिब्रिटी हमने देखा करवाए हैं, हाँ, कुछ इंडिया में कराए, कुछ बाहर, because they can afford it. कराते हैं सभी। किसको बाल पसंद नहीं है? किसको बाल पसंद नहीं है? किसको हीरो नहीं बनना? किसको बूढ़ा बनना है? किसको बाल पसंद नहीं है? वैसे हीरो से ध्यान आया, आप क्यों नहीं हीरो बनते? आप तो हीरो लगते भी हैं। मैं हीरो हूँ ना अपने प्रोफेशन का। ठीक है, कुछ कोई फिल्म में काम किया कभी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने प्रोफेशन का हीरो हूँ। यदि आप यदि ये बताइए, कोई फिल्म बने आपके नाम से, जावेद हबीब, बन रही है। एक बायोपिक आ रही है मेरे ऊपर। अच्छा, बायोपिक आ रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक छोटा प्रोफेशन को आप कितना ग्रो कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी सोसाइटी कैसे चेंज कर रहे हैं, और सोसाइटी चेंज नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए कितना चेंज कर रहे हैं उसके अंदर सोसाइटी को। तो इस पे वैसे आपके रोल में कौन फिट होगा इस इंडस्ट्रीज में? मेरे रोल के लिए कोई आ नहीं सकता। मेरे रोल के लिए कोई जो आपको लग रहा हो कि मेरे को जो है ना, मेरे रोल में वो फिट होगा। देखिए, जो एक्टर होता है ना, वो एक्टिंग का माहिर है, और मेरी मूवी का नाम भी माहिर है। माहिर जावेद हबीब। तो वो एक्टर माहिर अपने रोल के लिए, तो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। उसमें कोई भी खान आ जाए, कोई भी धवन आ जाए, कोई भी रोशन आ जाए, सभी अच्छा करें, उनको दे आर प्रोफेशनल ट्रेन एक्टर। नहीं, लेकिन फिर भी एक तो ऐसा आपका पसंद होगा कि यार ये मेरा रोल करे तो अच्छा लगेगा। कोई भी कर ले। मेरे लिए वो कौन एक्टर मेरा रोल प्ले कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट पता क्या है कि कौन मेरे इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देके वो रोल प्ले कर रहा है। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। गुस्सा आता है कभी आपको? हाँ, बहुत आता है गुस्सा। बहुत गुस्सा आता है। मैं तो जितने बार देखा मैं हंसते ही देखता हूँ। गुस्सा तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन क्या मतलब गुस्सा हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं होता। हमारे प्रोफेशन के अंदर हम लोगों का स्माइली फेस, हम लोगों के नाइस शाइनी टीथ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक ड्रीम पैदा कर रहे हैं इंसान के दिमाग में कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। हमारा मिशन ये है, तो हम लोग लोगों को लाइफ दे रहे हैं, अच्छी लाइफ दे रहे हैं। तो जो नए हेयर स्टाइलिस्ट बन रहे हैं या जो सैलून खोलना चाह रहे हैं, जो लोग नाई बनना चाह रहे हैं आपके वर्ड में, उनको कोई टिप्स देंगे आप? पहले ट्रेनिंग करो, पहले स्कूलिंग पूरी करो, एटलीस्ट 10+2 बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में स्किल ट्रेनिंग करो। मेरे पास आओ, किसी के पास भी जाओ, स्किल ट्रेनिंग करो, फिर किसी सालों में जाके काम करो, तब आपको पता चलेगा आपको नई डायरेक्शन लेनी क्या है। अब देखिए, ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। आप किसी सालों में काम कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं बाल काटने का। आप सिर्फ बाल काटना इसमें वो नहीं है, आप बहुत सारी मैगजीन के लिए राइटअप लिख सकते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी कलर कंपनी आ रही है, उसमें कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप देखो ना, स्कोप कितना बड़ा है। स्कोप सिर्फ बाल काटना नहीं है, स्कोप है कितना बड़ा। आप बॉलीवुड का पार्ट बन सकते हैं, आप किसी हीरो के पर्सनल स्टाइलिश बन सकते हैं। स्कोप बड़ा है। स्कोप वाकई बड़ा तो है, लोग उसको समझते नहीं है। लोग सोचते हैं सिर्फ वो बाल काटना ही है। बाल काटना नहीं है सर, बाल काटना है, मैनेजर है, ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, राइटअप है, कितना कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद अपनी सैलून खोल सकते हैं, अपनी सैलून ब्रांड बना सकते हैं। कितना करना चाहते हैं? आपके भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं? मेरा प्रोडक्ट एक ही है, एजुकेशन। अच्छा, वो तो सभी बनाते हैं प्रोडक्ट तो सभी बनाते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं आता मार्केट में? मेरे फादर की कंपनी है, बनाती है। अच्छा, बट मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, सबसे अच्छा वो एजुकेशन ही है सर। सिर्फ एजुकेशन, वो कोई नहीं देता। और सबसे अच्छा प्रोडक्ट्स ना कॉस्मेटिक एजुकेशन ही होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका ये जो है। आपका 1000 जो आपके सैलून हैं, इसमें आपकी ट्रैवलिंग होती है या मेरी महीने की 20 दिन की ट्रैवलिंग होती है। 20 दिन की ट्रैवलिंग? हम लोग कम से कम 6 से लेकर 8 शॉप खोलते हैं हर महीने। अच्छा, इतने करते हैं। फिर मैं सेमिनार करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, बिकॉज मैं टीचर, तो मैं बहुत सारे शोज़ करता हूँ, सेमिनार करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, मास्टर क्लास करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ। लेकिन सारा काम मेरा प्रोफेशन रिलेटेड है। मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा, नहीं, मेरे लिए सब कुछ, मेरा घर, सब कुछ मेरा सालों का काम है। कोई ऐसा हेयर स्टाइल जो आपको अच्छा नहीं लगता है? वो सब अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा हेयर स्टाइल जो आपको लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं? नहीं, मुझे क्या लगता है कि जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे लगा किसी के बाल मुझे पसंद नहीं आ रहे, दिल करता है उसके बाल काट दूँ बस। ये दिल करता है उसके बाल काट दूँ बस, बाल काट दे। जैसे एयरपोर्ट में कभी ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, दिल करता है यार मज़ा नहीं आया यार, मैं काटता हूँ उसके बाल। काटता है, लोग खुश हो जाते होंगे।
उनको लगता होगा जावेद हबीब जी ने मुझे काटा, क्या बात है, मेरा बाल रिपोर्ट में बाल नहीं काट सकता, लेकिन मैं आपको उनको टिप्स देता हूँ, बालों को कैसे शैम्पू करना चाहिए, ऑयल का क्या रोल होना चाहिए, वो देता हूँ, बताता कुछ हमारे दर्शकों को देना कोई टिप्स, चाहे स्किन से रिलेटेड, हेयर, बाल से रिलेटेड। देखिए मैं हूँ हेयर एक्सपर्ट, या मैं हूँ बालों का नाई का काम करने वाला, तो मैं बालों की बात करूंगा। अपने बालों को सिर्फ साफ रखिए बस, उसको रोज धोइए। धोने के लिए आपको सर मेरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कंडीशनर। और प्री कंडीशनिंग क्या है, इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले बाल गीला कीजिए, तेल लगाइए, तेल लगाने को मसाज मत कीजिए, ठीक है। अगर आपके बाल लंबे, कंघा कर लो, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर धो दो। अब धोंगे कैसे, शैम्पू यूज़ कर लो, साबुन यूज़ कर लो, या हमारे जो हर्ब्स होते हैं जैसे शिकाकाई, उसको वॉश कर लीजिए। अगर आप इसको करेंगे ना आपके बाल कभी गिरे होंगे, ना आपके बाल कभी टूटेंगे, ना आपके बालों में कभी डंडफ आएगा, और जब तक हम लोग जिंदा हैं आपका बाल बाका नहीं होगा। पहले हम लोग छोटे थे तो लिखा रहता बाल रोग विशेषज्ञ, तो हम लोग को छोटे थे, हमको लगता था ये बाल काटने वाली दुकान है, क्योंकि बाल रोग जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं वो समझ, जबकि बाल रोग मतलब वो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं। लेकिन आप लोग भी तो बाल रोग विशेषज्ञ तो हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, लोग बोलते हैं कि अगर मेरे बाल टूट रहे हैं मैं इस पर रेजर लगवा लूँ, मेरे बाल शायद टूटना बंद हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, रेजर लगाने से किसी का बाल रुका नहीं है। हाँ, रेजर लगाने से हुआ क्या है, आपके बालों में जो डंडफ था वो निकल गई बस। अच्छा, लेकिन बाल टूटना बंद नहीं होगा। ये बात तो सही बोले। मुझे लगता है ना, लोग क्या सोचते हैं, बाल एक्चुअली क्या, जब बड़े बाल होते हैं ना तो आप नहा रहे हैं हाथ में आ जाता है, छोटे बाल पता नहीं चलते, झड़ तो ऐसे भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि झड़ नहीं रहे होंगे, लेकिन दिखता नहीं है। देखिए रोज कम से कम हमारे सर से 40-50 बाल टूटते हैं। पेड़ है ना, पत्ते टूट रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते वापस आ रहे हैं, सेम बाल टूट रहे हैं, बाल वापस आ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि 50 बाल गए हैं, वो गए हैं वापस भी तो आए। तो वो हरा है, ये काला है, दोनों सेम है। ये सही बोले। कोई टिप्स ऐसा खाने में, कुछ ऐसा कोई टिप्स जो कि जो बाल के लिए कुछ? मस्त रहो। अच्छा, मस्त रहो। देखिए हमारा जो खाना है ना बहुत बैलेंस है, वो चाहे वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, जो भी है, दूध है, पानी है, मस्त रहो, बस टाइम पे खाना खाओ। सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है, ब्रेकफास्ट पे टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, लंच पे लंच करो, डिनर पे डिनर करो, और ये दूध और पानी और असली घी सब खाओ यार। लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा ना कभी बीमार होंगे, और अगर बीमार नहीं होंगे तो कभी बाल बीमार नहीं होंगे, और अगर जब बाल बीमार नहीं होंगे तो बाल टूटेगा कैसे। सही बात बोल रहे हैं आप। योगा करते हैं कुछ फिजिकल? मैं योगा करता हूँ, वॉक करता हूँ, बहुत सारी वॉक करता हूँ, योगा भी कर लेता हूँ। अच्छा, जिमिंग नहीं करता हूँ। जिमिंग नहीं करता? वो लगता है लोग क्या सोचते हैं मैं जिमिंग करता हूँ। आई एम नॉट अ जिम मैन। जिम था क्या 50 साल पहले? कुछ नहीं था। दौलत सिंह तो कभी जिमिंग किया। वो तो जो आके पहलवानी करते थे उसमें अखाड़े में 50 साल पहले जिम था क्या? लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप जिम नहीं जाते होंगे। आई एम नॉट अ जिम पर्सन। आई एम नॉट अ जिम पर्सन। मैं कभी जिम गया नहीं। मेरे लिए बस वॉक जाते नहीं है, समय नहीं है, या आप इंटरेस्ट ही नहीं उसमें बहुत ज़्यादा? समय में मेरे पास अपने लिए टाइम है। मुझे वॉक करना होता है, मैं वॉक करता हूँ। जैसे कल मैंने 1.5 घंटा वॉक किया, तो टाइम तो निकाल के किया ना मैंने। तो वॉक वो टाइम की बात नहीं है, मुझे करना तो करना है। और योगा खाने में आप क्या खाते हैं, लोगों को बताया ना आप क्या खाते हैं? मैं वेजिटेरियन। चाय नहीं पीता, पानी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक कभी कभी एक सिप ले लेता हूँ। सिंपल खाना खाता हूँ। सिंपल खाना क्या है? दाल, रोटी, सब्जी, सैलड। मीठा खाता हूँ। मीठा खाते हैं? मीठा बहुत खाता हूँ। मीठा मुझे बहुत शौक। जो लोग नहीं खाते हैं, जो कहते हैं मीठा खाने से, मैं तो लाइफस्टाइल पे काम करो ना। अब लाइफस्टाइल पे तो काम कर नहीं रहे, अब मीठे पे काम कर रहे हो। सही बोले आप। और आप एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारा गुजराती सिस्टम बहुत अच्छा है। गुजराती थाली, उसमें मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। तो आपको खाने को बैलेंस रखना है। आप सोचो मुझे मीठा नहीं खाना है, तो आप तो पहले अनबैलेंस कर दिया हर चीज़ को। तो जो थाली कल्चर है इंडिया का, मीठा नमकीन दोनों है। तो हमें मीठा नमकीन दोनों खाने हैं, लेकिन लाइफस्टाइल के साथ में। सही बताया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब उसमें तो सब कुछ है, नमक है, सब है, मीठा है, सब है। असली घी भी है, असली घी भी है, गुड़ भी है, मीठा भी है, सब्जी भी है, सैलेड भी है, रायता भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें खाने की। मीठा और नमकीन दोनों की बैलेंसिंग करनी है। तो खाने में आप सब खाते हैं वेजिटेरियन? जो भी खाता हूँ। कोई ऐसा पसंदीदा खाना आपका? दाल रोटी सबसे अच्छी, और रोटी विद असली घी। घी खाते हैं डेली? बहुत खाता हूँ, असली घी बहुत खाता हूँ मैं। अच्छा, घी खाने से कोई परेशानी तो नहीं है? लोग आजकल सेलिब्रिटी देख रहा हूँ कि वो सुबह कॉफ़ी में घी डाल के पीते हैं, क्या है क्या ये?
पता नहीं ये आई डोंट नो ये किसने शुरू किया। ये ना असली घी जो है ना वो बना है सब्जी के लिए, दाल के लिए, रोटी के लिए, परोठे के लिए बना हुआ है। वहां डालो ना, उसमें डाल के पी रहे हैं लोग, वहां डालो ना। कॉफी ना, कॉफी अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छा लगा जावेद जी, थैंक यू कि आप ने समय दिया, और दिल से बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। जाते जाते कोई एक बात जो आप बताना चाहें, आपके मन में हो, जो दर्शकों को बताना चाहें, आप बताएं। बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। और भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपको जिस काम के लिए भेजा ना, उसको दिल से करो, दिखावे के लिए मत करो। पेज 3 कल्चर कुछ नहीं होता, रियलिटी में जियो यार। अगर रियलिटी में जियोगे ना बहुत लंबा चलोगे। मेरे चैनल द रंजीत टॉक्स के लिए कुछ 2 शब्द बोलिए ना। आई थिंक सिर्फ सोसाइटी पे काम कीजिए, और अगर हम लोग सोसाइटी पे काम करेंगे हम लोग अपने देश का बहुत अच्छा पार्ट बन सकते हैं, और शायद कुछ रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए। कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आज के मेहमान, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब जी, जो अपने आप को हेयर स्टाइलिस्ट नहीं नाई कहते हैं, और इनका बड़कपन है कि जो नाई वर्ड को भी लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे लोग बचपन से गांव में सुने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, थैंक यू। और दोस्तों, अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए मेरे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप जो पूछेंगे वो मैं आपकी डायरेक्ट बात जावेद जी तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।